सुप्रभात। मैं अशोक कुमार आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हिंदी साहित्य में बीए बीएड पार्ट सेकंड हिंदी साहित्य का उपन्यास है उनके ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी उपन्यास जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, जिसका रचना काल 1933 वर्ष 1933 में जयशंकर प्रसाद जी ने ऐतिहासिक कथानक पर ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना की, जिसका मुख्य विषय नारी संवेदनाओं को प्रकट करना, नारी के सम्मान और मर्यादा को प्रकट करना है। जयशंकर प्रसाद जी का यह अंतिम नाटक था। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर रचा गया, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर रचा गया अंतिम नाटक था। इसमें जयशंकर प्रसाद जी ने उस प्राचीन काल में जो नारी के प्रति जो सामाजिक व्यवहार था या पारिवारिक उपेक्षा की भावना नारी के प्रति प्रकट की जाती थी, उसी भावना को जयशंकर प्रसाद जी ने अपने इस नाटक पर वर्तमान जो देश काल की दशा थी, जिसमें नारी को उपभोग मात्र और मनुष्य के आदमी के पैर की जूती माना जाता है, जिसके साथ वह जैसा चाहे व्यवहार करे, ऐसा उसमें तत्कालीन समाज में भी प्राचीनता की एक झलक दिखलाती है। प्रसाद जी का यह एक लघु नाटक है। ध्रुव स्वामिनी एक लघु नाटक था। इसका मूल केंद्र है उपन्यास का केंद्र ध्रुव स्वामिनी। उपन्यास का केंद्र है ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी एक स्त्री पात्र है, जिसका विवाह जिसका विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ समुद्रगुप्त ने तय किया था। समुद्रगुप्त ने जो दक्षिण राजवंश है, समुद्रगुप्त ने साम्राज्य प्राप्ति के उद्देश्य से भारत देश के अलग अलग राजाओं पर विजय अभियान छेड़ा। उनमें कुछ राजाओं ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करना स्वीकार किया। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ध्रुव स्वामिनी को अपने पुत्र चंद्रगुप्त के लिए स्वीकार किया था, और इसी आधार पर ध्रुव स्वामिनी भी चंद्रगुप्त द्वितीय से प्रेम करने लगी थी तथा मन ही मन उसे पति मानने लगी थी। लेकिन समय की विद्रुपता और विषमता के कारण समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद रामगुप्त अमात्य था, प्रधानमंत्री था, उसे अपनी ओर कर लेता है तथा ज्येष्ठ पुत्र का उत्तराधिकारी बनना ही धर्म ग्रंथों में लिखा है। ऐसी उक्ति का सहारा लेकर वह साम्राज्य को प्राप्त कर लेता है। चंद्रगुप्त मौर्य भी पारिवारिक विघटन न हो, परिवार में साम्राज्य प्राप्ति के लिए कलह न हो, इसलिए वह अपने बड़े भाई रामगुप्त को सहर्ष अपना राज्य स्वीकार करता है। लेकिन वह यह स्वीकार नहीं करना चाहता कि ध्रुव स्वामिनी का विवाह भी उसके साथ हो जाए। चंद्रगुप्त रामगुप्त से विरोध नहीं करता, इसे भी वह एक जो साम्राज्य का उत्तराधिकारी होगा उसी से ध्रुव स्वामिनी की शादी होगी। ऐसा उस समय के जो दरबार के अमात्य या महामंत्री थे उन्होंने बताया, धर्मगुरु ने बताया, और धर्मगुरु के इस कथन के अनुसार ही वह अपने
प्रेम, ध्रुव स्वामी के साथ प्रेम प्रसंग को खत्म कर देता है। ध्रुव स्वामी नाटक, ध्रुव स्वामी उपन्यास देवी चंद्रगुप्तम नाटक पर नाटक तथा देवी चंद्रगुप्त नाटक तथा अब्दुल हसन अली के नाटक मुजमल उल तावीर तारीख पर आधारित है। इन नाटकों के प्रसंगों से लेकर ध्रुव स्वामी नाटक, ध्रुव स्वामी उपन्यास की रचना जयशंकर प्रसाद जी ने कि इसमें कुछ काल्पनिकता के तौर पर उस समय की कथा वस्तु के आधार पर इसकी कथा वस्तु है तो वह जयशंकर प्रसाद जी ने तैयार की कि समाज में जो स्त्री का स्थान है बड़ा विसंगतिपूर्ण है। नारी की भारतीय समाज में हर जगह उपेक्षा की जाती रही और जगह देश काल राजनीति समाज तथा परिवार में नारी की भूमिका जो है वह लगातार गिरती जा रही थी। ध्रुव स्वामी का प्रसंग लेकर जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि गुप्त काल में भी नारी को एक उपभोग और मनुष्य के हाथ की कठपुतली मात्र माना गया, जिसे समुद्रगुप्त की विजय पर उसके पिता ने समुद्रगुप्त को उपहार के रूप में भेंट कर दिया और समुद्रगुप्त ने अपने उत्तराधिकारी, जिसे वह उत्तराधिकारी अपने गुप्त साम्राज्य के उत्तराधिकारी बनाएगा, उससे ध्रुव स्वामी की शादी करवा दी जाएगी यह वचन दिया। और उसने समुद्रगुप्त ने विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय को, अपने दूसरे बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन उसकी समुद्रगुप्त की अकस्मात मृत्यु के कारण रामगुप्त ने दरबारियों को अपनी ओर मिला लिया तथा षड्यंत्र रचकर स्वयं धर्मशास्त्रों का उल्लेख देता हुआ स्वयं राज्य का उत्तराधिकारी बन जाता है। उपन्यास के मुख्य पात्र ध्रुव स्वामी, मंदाकिनी, कोमा, चंद्रगुप्त,
रामगुप्त, शिखर स्वामी, पुरोहित, तथा शकराज, खिंगिल, मिहिरदेव, तथा अन्य पात्र सामंत कुमार, सामंत, कुबड़ा, हिजड़ा, नृत्या आदि। ध्रुव स्वामी चंद्रगुप्त की प्रेयसी और रामगुप्त की पत्नी है, जो समुद्रगुप्त के विजय अभियान के दौरान उसे पुत्रवधू के रूप में प्रदान की गई थी, जिसका विवाह समुद्रगुप्त ने चंद्रगुप्त द्वितीय अपने बाद गुप्त साम्राज्य के उत्तराधिकारी से करना स्वीकार किया था। मंदाकिनी एक दासी है जो ध्रुव स्वामी के सहेली और उसकी दासी है, उसके साथ रहती है। कोमा शक राजा के महामंत्री मिहिरदेव की पाली हुई पुत्री है। चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त का द्वितीय पुत्र है, विक्रमादित्य चंद्रगुप्त, तथा रामगुप्त निकम्मा और आलसी प्रवृत्ति का तथा सदैव सुरा और सुंदरी के यौवन में मदमस्त रहने वाला एक विलासी राजा है। शिखर स्वामी जो गुप्त राज्य का गढ़ है, वह गढ़पति है। पुरोहित और शकराजा है जो उत्तर भारत के उत्तर दिशा में विराजमान है। मिहिरदेव शकराज का महामंत्री है। अन्य पात्र इसमें सामंत कुमार है, शक सामंत है। पूरी कथा का सूत्रपात इस प्रकार होता है कि ध्रुव स्वामी नाटक की कथा वस्तु। कथा वस्तु, नाटक की कथा वस्तु है वह ऐतिहासिक, नाटक की कथा वस्तु ऐतिहासिक है, जिसमें छोटे भाई की पत्नी के साथ बड़ा भाई जबरन धर्मशास्त्रों का उल्लेख करता हुआ ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते अब ध्रुव स्वामी से शादी कर देता है, लेकिन उसे किसी प्रकार से पति का सुख प्रदान नहीं करता। हर समय उसकी उपेक्षा करता रहता है, क्योंकि वह उसके छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ प्रेम प्रसन्न करती है और वह उसकी उपेक्षा करने तथा उसकी गलती और उसका जो पद है
और सदैव विलासप्रियता में डूबा रहता है। ध्रुव स्वामी नाटक के कथा वस्तु का निर्माण जिन सत्रों के अनुसार हुआ उसके अनुसार पूरी कथा इस प्रकार रखी जा सकती है। वस्तुतः रामगुप्त संबंधी रचनाकार की एक रामगुप्त संबंधी पात्र की खोज इतिहास से चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने की। उनके बाद डॉक्टर सिल्वा देवी ने रामगुप्त पात्र की खोज इतिहास से सर्वप्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने की। बाद में डॉक्टर सिल्वा ने इसे मान्यता दी। रामगुप्त सम्राट समुद्रगुप्त का ज्येष्ठ पुत्र था। अयोग्य एवं दुर्बल चरित्र का होने के कारण अयोग्य एवं दुर्बल चरित्र का होने के कारण समुद्रगुप्त ने इसे अपना उत्तराधिकारी बनाने से मना कर दिया तथा अपने द्वितीय समुद्रगुप्त का दूसरा पुत्र जो धीर एवं शीलगुणों से युक्त वीर एवं साहसी था तथा पूरी तरह से साम्राज्य करने में सक्षम था, इसे समुद्रगुप्त ने अपना उत्तराधिकारी अपने बाद अपने गुप्त साम्राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया तथा समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद शिखर स्वामी महामंत्री शिखर स्वामी गुप्त राज्य का महामंत्री था। इससे रामगुप्त ने शिखर स्वामी से मंत्रणा कर तथा धर्मशास्त्रों का उल्लेख देते हुए समुद्रगुप्त की मृत्यु के उपरांत कहा कि ज्येष्ठ पुत्र ही साम्राज्य का उत्तराधिकारी होना चाहिए। इस सिद्धांत की आड़ में चंद्रगुप्त को शासन उत्तराधिकार के पद से हटाकर रामगुप्त ने उस पर अपना अधिकार कर दिया तथा साथ ही रामगुप्त ने अपने छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी ध्रुव स्वामिनी के साथ भी इसी उल्लेख के आधार पर कि राज्य के उत्तराधिकारी के साथ ही ध्रुव स्वामिनी का विवाह होना हुआ था, तो इस आधार पर शिखर स्वामी ने धर्मशास्त्रों का उल्लेख देते हुए ध्रुव स्वामिनी का विवाह रामगुप्त से करवा दिया। रामगुप्त विवाह होने पर भी ध्रुव स्वामिनी को नीरव अपमान के अतिरिक्त कुछ न देता था। हमेशा आमोद प्रमोद के साथ वो सुरा और सुंदरी में लिप्त रहता था और कभी भी उसने ध्रुव स्वामिनी के साथ प्रेम और प्रसंग के अनुसार बातचीत नहीं की थी और सदैव मदिरा में उन्मत्त रहता। विवाह के पूर्व ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त ध्रुव स्वामिनी एक दूसरे पर आसक्त थे, दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। विवाह के बाद
रामगुप्त को ध्रुवस्वामिनी के आचरण पर संदेह था कि विवाह के बाद भी वह उसके छोटे भाई चंद्रगुप्त से छिपकर प्रेम करती है तथा उसके मृत्यु का षड्यंत्र रचती है। तो उसने एक महिला अंगरक्षिका को महिला सैनिक खड्गधारणी को गूंगी स्त्री का अभिनय करते हुए उस ध्रुवस्वामिनी की अंगरक्षिका बना देता है और वह उस पर नजर रखती है कि चंद्रगुप्त और ध्रुवस्वामिनी के बीच क्या अब भी प्रेम प्रसंग चलता है। इसकी वह रामगुप्त से प्राय चर्चा करती रहती है और इसी प्रसंग में वह हमेशा उस पर नजर रखती है और रामगुप्त भी उसके इस प्रसंग पर बराबर ध्यान रखता है और सुनता रहता है। एक दिन उसकी परिचारिका खड्गधारणी जो थी ध्रुवस्वामिनी पर बगीचे के अंदर अपना भेद बोलती है कि वह वास्तव में गूंगी नहीं है। उसे आसपास के लोग उस पर रामगुप्त के जो गुप्तचर है उस पर ध्यान रखे हुए इसलिए वह उससे नहीं बोलती और वह वास्तव में चंद्रगुप्त की एक दासी है जो उसकी हिफाजत के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए उसके पास रखी गई है। और वह उससे पूछती है कि क्या अब भी रामगुप्त से विवाह के बाद भी आप उससे प्रेम प्रसंग रखती हैं? तो वह ध्रुवस्वामिनी मना करती है कि अब मेरा उनसे कोई संबंध नहीं है। और इतने में ही झाड़ियों के पीछे से रामगुप्त आकर प्रकट होता है और कहता है कि क्या वास्तव में तुम उससे प्रेम नहीं करती है? तो अच्छी बात है। और वह कहता अपने मन में संदेह प्रकट करते हुए खड्गधारणी को इशारा करता है कि अब भी तुम आगे इस पर नजर रखे रहना। रामगुप्त दिग्विजय करने के लिए भारतीय साम्राज्य पर दिग्विजय करने के लिए निकलता है। तो उत्तर पश्चिम की ओर जब जाता है तो उत्तर के पहाड़ों से निकलकर जब अफगानिस्तान की तरफ जा रहा होता है, तक्षशिला कंधार की तरफ, तो उसकी मुठभेड़ पर्वतों की घाटी में शक राजा की सेना से होती है। शक राजा की सेना पहाड़ी की घाटी में उतरकर गुप्त सैनिकों के शिविरों को घेर लेती है और उस पर आक्रमण करती है और संधि के लिए प्रस्ताव भेजता। शकराज रामगुप्त के पास में संधि प्रस्ताव भेजता है। शकराज रामगुप्त के बाद संधि प्रस्ताव भेजता है। रामगुप्त के पास संधि प्रस्ताव भेजता है, जबकि देवी चंद्रगुप्त और अबुल हसन अली के नाटक में मुजमुल उल तवाकीन में लिखा गया है कि रामगुप्त स्वयं एक भीरू प्रवृत्ति का शासक था और डरपोक था, दुर्बल था, उसमें युद्ध करने की क्षमता नहीं थी। इसलिए वह शक राजा के पास स्वयं संधि प्रस्ताव भेजता है, जिसमें शक राज उससे संधि प्रस्ताव में कहते हैं कि वह अपने लिए ध्रुवस्वामिनी और अपने शक सामंतों के लिए गुप्त सामंत कुमारों की पत्नियों को उपहार के रूप में मांगता है। रामगुप्त अपनी पत्नी ध्रुवस्वामिनी से परेशान था और वह उससे पीछा छुड़ाना चाहता था, इसलिए वह सहर्ष ध्रुवस्वामिनी को शकराज के पास भेजने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन वह चाहता है कि चंद्रगुप्त भी ध्रुवस्वामिनी के साथ ही नष्ट हो जाए। तो वह चंद्रगुप्त को बुलाकर एक मंत्रणा करता है और शिखर स्वामी से मंत्रणा कर कहता है और शिखर स्वामी से कहता है कि वह चंद्रगुप्त से कहे कि ध्रुवस्वामिनी के मान सम्मान की रक्षा के लिए वह स्वयं ध्रुवस्वामिनी का वेश धारण करके या ध्रुवस्वामिनी के साथ शकराज के पास उसके दुर्ग में जाए और युद्ध करे, ताकि शकराज मुठभेड़ में ध्रुवस्वामिनी और चंद्रगुप्त दोनों को खत्म कर दे और उसका राज्य निष्कंटक
हो जाए, लेकिन ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त दोनों सामंत कुमारों के साथ मंत्रणा करके एक उपाय सोचते हैं कि ध्रुव स्वामिनी के साथ होते हुए भी चंद्रगुप्त स्वयं ध्रुव स्वामिनी का रूप धारण करके जो गुप्त सामंत कुमार हैं, उन सभी को स्त्री वेश में ध्रुव स्वामिनी की दासी और सहेलियों के रूप में शक राजा के दुर्ग में जाएगा और वहां जाकर उसका अंत कर देगा। ऐसा ही होता है। और शक राजा का महामंत्री था मिहिर देव की गोदली हुई बेटी थी कोमा, जो शक राजा से प्रेम करती थी और शक राजा को बार बार वह समझाने का प्रयत्न करती है कि वह ध्रुव स्वामिनी को प्राप्त करने की चेष्टा न करे, लेकिन वह नहीं समझता है और अनायास ही रामगुप्त द्वारा संधि प्रस्ताव मान लेने और ध्रुव स्वामिनी को संधि प्रस्ताव के रूप में, स्त्री संसर्ग के रूप में, वह भेंट के रूप में ध्रुव स्वामिनी को प्राप्त करना चाहता है और गुप्त साम्राज्य का स्वामी बन बैठता है। तो उसे वह अपने दुर्ग में राग रंग का उत्सव शुरू करता है और मिहिर देव अपनी बेटी कोमा को लेकर उसके राज्य से दूर चले जाते हैं। दोनों का युद्ध होता है। ध्रुव स्वामिनी का वेश धारण करके ध्रुव स्वामिनी को अपने साथ लेकर शक राजा के दुर्ग में चला जाता है और जब उसे पता चलता है कि ध्रुव स्वामिनी शक राजा के दुर्ग में आ गई है तो वह उससे मिलने के लिए जाता है, लेकिन दो ध्रुव स्वामिनी स्त्री पात्रों को अपने सामने देखकर वह कौतूहल में गिर जाता है कि असली ध्रुव स्वामिनी कौन है। तब इसी वाद विवाद के बीच में चंद्रगुप्त अपना भेद प्रकट करते हुए शक राजा की हत्या कर देता है और एक धवनीनाद तुर्यनाद के द्वारा सामंत कुमारों को, जो कि शक सामंतों के पास स्त्री वेश में पहुंच चुके थे, एक एक करके सभी शक सामंतों का वध कर देते हैं और शक राज के दुर्ग पर ध्रुव स्वामिनी का कब्जा हो जाता है। अपने आधिपत्य के बाद ध्रुव स्वामिनी शिखर स्वामी और पुरोहित के समक्ष प्रसन्न करती है कि एक अयोग्य राजा के द्वारा अपनी पत्नी की उपेक्षा करना और उसे अन्य किसी राजा के पास भेंट स्वरूप संधि प्रस्ताव की भेंट स्वरूप भेज देना क्या कहाँ तक उचित है। और एक विधवा या परित्यक्ता स्त्री का अपने पति के जीवित रहते दूसरे पति के साथ विवाह करना धर्मशास्त्र के अनुसार उचित है या नहीं है। लेकिन राजपुरोहित कहते हैं कि धर्मशास्त्रों में 4 तरह की परिस्थितियों का वर्णन है कि जब पत्नी 10 वर्ष तक बांझ रही हो या किसी कारणवश उसका पति उसे अपने पास रखने में असक्षम हो या पति अयोग्य हो, किसी बीमारी से पीड़ित हो या दिवालिया हो चुका हो, उस दशा में वह या अकारण मृत्यु हो चुकी हो, तब स्त्री अपने प्रथम पति के अलावा दूसरे पति के साथ पुनर्विवाह कर सकती है। लेकिन ध्रुव स्वामिनी कहती है कि मेरे पति रामगुप्त ने मुझसे जबरदस्ती जबरन विवाह किया था और मुझसे हमेशा उपेक्षापूर्ण व्यवहार करता रहा और शकराज के पास मुझे भेज दिया, तो क्या मैं ऐसे अयोग्य पति को छोड़कर दूसरा विवाह कर सकती हूँ। तब सब पुरोहित और शिखर स्वामी उसकी हामी भरते हैं कि एक अयोग्य और दुर्बल तथा कामी पुरुष रामगुप्त के दुर्बल चरित्र के कारण वह उसका त्याग करके चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ विवाह कर सकती है। लेकिन रामगुप्त मद के नशे में चूर था और उसे पुरोहित का यह फैसला उसे मंजूर न हुआ, उसने स्वीकार नहीं किया और उत्पात मचाना चाहा। तभी एक सामंत कुमार ने भरे दरबार में शकराज के दुर्ग में रामगुप्त की हत्या कर दी और इसी तरह यह पूरा नाटक खत्म होता है। इसमें जयशंकर प्रसाद जी ने कुछ काल्पनिकता का वर्णन करते हुए उसमें कुबड़ा हिजड़ा और नर्तकियों का संवाद भी प्रकट किया है, जिसमें एक हिजड़ा कुबड़ा व्यक्ति को
नीचे झुकाकर कहता है कि मैं शकराज के दुर्ग पर अपना कब्जा करूंगा और इस कुबड़पट्टी पर अपना आधिपत्य करूंगा। लेकिन सामने जो सामंत कुमार खड़ा होता है वह कहता है कि मैं तुझसे युद्ध करूंगा। तब हिजड़ा कहता है कि हिजड़ा व्यक्ति है वह रामगुप्त के अयोग्य और दुर्बल चरित्र को प्रकट करता और कहता है कि मैं तो एक स्त्री हूँ, तुम स्त्री के साथ युद्ध कैसे कर सकते हो। लेकिन कुबड़ा व्यक्ति कहता है कि यह वास्तव में स्त्री नहीं है, एक पुरुष है, तुम इस पर हमला करो और गुप्त साम्राज्य को एक अयोग्य व्यक्ति के हाथ से छीनकर गुप्त साम्राज्य का उद्धार करो। तो गुप्त जी ने इस नाटक का अंकन है 3 अंकों में इसकी रचना की है। पात्रों का चयन बड़ा ही सूक्ष्म रूप से किया गया है। सीमित पात्रों के रूप में 3 अंकों में इस नाटक को रंगमंच पर सरलता से अभिनीत किया जा सकता है। 3 अंकों के कारण ही न ज्यादा इसमें साज सज्जा की जरूरत है, न बार बार परिदृश्य को बदलने की जरूरत पड़ती है। संवाद योजना सरल, सटीक और सरल सहज भाषा में की गई है। ध्रुवस्वामिनी अपने स्त्री गौरव को प्रकट करने के लिए और अपने स्त्रीत्व की रक्षा के लिए अपने पति रामगुप्त से बार बार निवेदन करती है कि वह चाहे तो उसे अपने हाथों से मार दे, लेकिन शकराज के पास इतनी उपेक्षा के साथ न भेजे। जब रामगुप्त अपनी अयोग्यता प्रकट करता है तो वह चंद्रगुप्त दीप्ते से अपना प्रेम प्रकट करते हुए कहती है कि तुम इस गुप्त साम्राज्य की स्वामिनी का महारानी की रक्षा करने के लिए बीड़ा उठाओ। तब चंद्रगुप्त रामगुप्त के व्यवहार से खिन्नता प्रकट करते हुए स्वयं शकराज से युद्ध करने के लिए जाने का प्रस्ताव रखता है तथा अपने साथ गुप्त साम्राज्य के अनेक सामंत या सेनापतियों को साथ लेकर शकराजा के पास जाता है और उसे खत्म करके उसका अंत कर शकराज्य पर अधिकार करता है तथा रामगुप्त का अंत करके पूरे समुद्रगुप्त के साम्राज्य पर अधिकार कर लेता है तथा स्वयं विक्रमादित्य की उपाधि से अपने आप को सुशोभित करता है। ध्रुवस्वामिनी से पुनर्विवाह करके एक सुखद जीवन व्यतीत करता है। लेखांकी का उद्देश्य है कि स्त्री पात्र के रूप में वह समाज सुधारवादी नारी सुधार का कार्य शुरू करना चाहते हैं और समाज को एक सुधारते हैं। समकालीन युग भारतीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सुधारवादी युग था। राजनीतिक क्षेत्र में सन 1909, 1919, 1935 में जो वैधानिक सुधार किए गए, ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश राज के द्वारा सती प्रथा को रोका गया तथा विधवा पुनर्विवाह के अंतर्गत परित्यक्ता स्त्रियां थी जो अपने पति के द्वारा छोड़ दी गई थी, समाज की उपेक्षा के कारण छोड़ दी गई थी, उनका भी विधवा पुनर्विवाह के अंतर्गत उनका भी दोबारा विवाह किया जाए, ऐसी प्रथा वे प्राय चाहते थे। अछूतोद्वार, अनिवार्य शिक्षा, नारी जागरण तथा ग्राम सुधार कांग्रेस के मुख्य उद्देश्यों के अंतर्गत उन्होंने इस नाटक की रचना की थी। सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन के साथ साथ महावीर प्रसाद द्विवेदी साहित्य तथा भाषा के परिष्कार में लग चुके थे और साहित्य में खड़ी बोली, उपन्यास, नाटक, एकांकी, कहानी कला इत्यादि में खड़ी बोली का प्रचार शुरू हो चुका था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने रामगुप्त और ध्रुव देवी संबंध ऐतिहासिक शोध पर लेख लिखा तथा रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की पत्रिका में अल्टकेयर में इस विषय पर एक विविधतापूर्ण लेख लिखा। इतिहास इस अप्रकाशित अंश पर सिल्वा लेवी तथा डॉक्टर राघवन ने भी विभिन्न दृष्टियों से विचार किया तथा इसे पूर्णतः